एक शब्द आपके करिकुलम में और है, SND है। आपका करिकुलम आपके पास है मौके पे किसी का? मुझे प्रोवाइड किया गया था, उसमें SND लिखा हुआ है। SND का मतलब क्या है, कोई बताएगा? ये है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये चूंकि टॉपिक है तो इस पे भी डेफिनेशन लिखने को आ सकती है कि ये क्या है। इसका फुल फॉर्म है शेड्यूल ऑफ न्यू डिमांड्स। हिंदी में लिखेंगे नई मांग के लिए प्रस्ताव या नई मांग के प्रस्ताव। देखिए नई मांग के प्रस्ताव का तात्पर्य कहीं ना कहीं या संबंध कहें, तात्पर्य क्या, संबंध उसी चीज से है जो अभी कुछ देर पहले उन्होंने पूछा था कि रीअप्रोप्रिएशन पुनर्विनियोग। तो जब नई मांग यानी कोई भी ऐसी डिमांड, कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जिसके लिए पहले बजट में आपने अनुदान मांग प्रस्तुत नहीं की हो, तो कोई नया खर्चा बीच में आ जाता है तो उसके लिए आप नई डिमांड करते हैं। तो कोई भी नई सेवा का सृजन करना, कोई नई इकाई स्थापित करना, तो ऐसा तो है नहीं सब कुछ बजट के टाइम ही स्थापित हो जाएगा नहीं ना। हमें प्लान्स, पूरे जो योजना है या प्लान्स हैं वो पूरा साल भर बनते रहते हैं और नई योजनाएं, नई सेवाओं का सृजन होता रहता है, नई यूनिट्स स्थापित होती रहती हैं। तो नई मांग कब क्यों सृजित होती है या कब सृजित होती है? किसी भी नई योजना पे होने वाला व्यय, नई नीतियों को लागू करने पर, या किसी नई सेवा या सुविधा के प्रारंभ किए जाने पर, या किसी विद्यमान सेवा या विद्यमान कोई भी कार्य है, योजना, उसकी प्रकृति में जब कोई परिवर्तन हो जाता है और उस वजह से कोई हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो उस दशा में भी उसको हम नई सेवा या नई डिमांड मानेंगे। ठीक है, और जी हाँ, हाँ कुछ लिखा दें, हाँ ठीक है लिख लीजिए। चलिए, नई योजना या नया व्यय या न्यू डिमांड उसको आप कहेंगे। नई योजनाओं पर होने वाले व्यय, नई नीतियों को लागू करने पर, किसी नई सेवा या सुविधा के प्रारंभ किए जाने पर, पहला तो था नई योजनाओं पे। देखिए इसको पॉइंट्स में लिख लीजिएगा जिससे आसान रहेगा आपको पूरा एक संग याद करना। जैसे नंबर 1 आपने लिखा है नई योजनाओं पे होने वाला व्यय, उसी नंबर 2 पे लिख लीजिए जो मैंने बताया अभी, हाँ नई नीतियों पर, नई नीतियों के लागू करने पर, किसी नई सेवा आबलिक सुविधा के प्रारंभ किए जाने पर। तो ऐसे कर लेंगे, तो ये कर लेंगे तो फिर बाद में जब आप ऐसे लिख लेंगे तो उसको कंबाइन में ऐसे कर लीजिएगा, ये हो जाएगा नया व्यय या नया नहीं, इसका नेचर। तो इस तरह लिख लेंगे तो थोड़ा देख के आपको आसान रहेगा। तीसरा पॉइंट इसमें लिखिए नई सुविधा आबलिक सेवा के प्रारंभ किए जाने पर। नई सेवा या सुविधा आबलिक करके लिखा जाता है, के प्रारंभ किए जाने पर। और चौथा है, 4 थे इसमें, चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें कि किसी विद्यमान सेवा की प्रकृति या उसमें, किसी विद्यमान सेवा की प्रकृति या उसके प्रसार में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के कारण बढ़ने वाला व्यय नया व्यय कहा जाता है। किसी विद्यमान सेवा या सुविधा की प्रकृति या उसके प्रसार में होने वाले, प्रसार मतलब उसका जो, उसकी जो व्यापकता है, किस क्षेत्र को उसने कवर अप किया है उसकी बात हो रही है, प्रसार। तो प्रसार में होने वाले किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण होने वाला व्यय नया व्यय कहलाता है, नया एक्सपेंडिचर कहलाता है, न्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूं उदाहरण के लिए। कभी कोई डेफिनेशन लिखेंगे तो हमेशा उदाहरण के साथ लिखी जाती है, तो एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी नई योजना या अधिष्ठान या उपक्रम को प्रारंभ करना। पहला, कोई नई योजना या किसी नई योजना आबलिक अधिष्ठान, कोई नया एस्टेब्लिशमेंट, कहीं पे नया ऑफिस लॉन्च किया गया, जैसे किसी नई योजना आबलिक अधिष्ठान
अथवा उपक्रम को प्रारंभ करना। उपक्रम, जी, एंटरप्राइजेस बोलते हैं उसको, उपक्रम को प्रारंभ करना। नंबर 2, ये एग्जांपल्स हैं, दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं, किसी छात्रवृत्ति कौमा छात्र वेतन अथवा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दरों का पुनरीक्षण किसी छात्रवृत्ति कौमा छात्र वेतन अथवा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दरों का पुनरीक्षण, रिवीजन ऑफ रेट्स कहते हैं जिसको, अभी मैं बताता हूं क्या है वो। पुनरीक्षण अथवा उसके आच्छादन में वृद्धि, आच्छादन कवरेज में वृद्धि। वृद्धि, वृद्धि, बढ़ोतरी। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो नया व्यय कहलाते हैं। अब जैसे कोई छात्रवृत्ति है, या छात्रवृत्ति और छात्र वेतन, इसमें दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, इनमें अंतर है, इंग्लिश में आप ज्यादा समझ जाएंगे। छात्रवृत्ति कही जाती है स्कॉलरशिप, और छात्र वेतन कहा जाता है स्टाइपेंड। स्टाइपेंड शब्द आपने सुना होगा, तो ये है, स्टाइपेंड लिख लेंगे तो याद भी रहेगा आपको। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप है और स्टाइपेंड है छात्र वेतन। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जैसे इसमें बात की गई, सरकार महिला कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती है, और इसमें एक पेंशन भी है सामाजिक सुरक्षा पेंशनों में, जिसे वृद्धावस्था पेंशन है। तो उसका एक कवरेज है कि वो एक निश्चित आयु वर्ग के लोगों के लिए ही है। निश्चित आय वर्ग और आयु वर्ग दोनों चीजें हैं उसमें। एक इनकम इतनी होनी चाहिए और इनका एज ग्रुप इतना होना चाहिए, उन्हीं को ये पेंशन दी जाएगी। अमूमन योजनाओं के आधार यही होते हैं, इसी आधार पर पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाता है और उन्हें वो सुविधा दी जाती है। तो अगर सरकार उस एज ब्रैकेट को बढ़ाती है कि नहीं, अब हम अभी तक हम 70 साल से 90 साल तक को दे रहे थे, नहीं हम 60 साल से ही 90 साल को देंगे, यानी अब हम 60 साल से जो 70 के बीच के लोग हैं उनको भी कवर करेंगे इसमें, यानी कवरेज बढ़ाया। बढ़ाया, इसकी बात अभी इसमें लिख की गई है, कवरेज बढ़ाना इसको कहते हैं। तो उस दौरान जो 60 से और 70 के बीच वालों को देने के लिए जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आएंगे वो हमारे नए व्यय कहे जाएंगे। उसी तरह कोई पेंशन का जो रेट 500 रुपये इस समय है, यदि उसे रिवाइज करके हम 600 कर देते हैं, तो जो 100 रुपए का प्रति व्यक्ति व्यय भार सरकार पे आएगा, वो भी एक नया व्यय होगा। ठीक है, वो रिकरिंग नेचर का होगा, लेकिन वो नया व्यय कहा जाएगा। शेष कोई भी नया उपक्रम या कोई स्टैब्लिशमेंट या कोई ऑफिस स्टार्ट करा जाता है, तो वो भी एक नया एक्सपेंसेस कहा जाता है। आप इसके बारे में थोड़ा सा और लिख लीजिए। नए व्यय के प्रस्तावों का, नए व्यय के प्रस्तावों का वित्त विभाग के स्तर पर, नए व्यय के प्रस्तावों का, जैसे कोई नया व्यय है, मैं बता देता हूँ फिर नोट करा दूंगा। देखिए, नया व्यय कोई भी आपने डिसाइड किया आपकी यूनिट के लेवल पे, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो होगी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे या विलेज लेवल पे, तो सबसे पहले उसको रिपोर्ट कौन करेगा? रिपोर्ट तो वो यूनिट करेगी ना जहाँ वो चीज़ होनी है। तो जो नए व्यय का प्रस्ताव होता है उसे ससमय, विद इन टाइम, आपको अपने उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाना चाहिए, व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ में, व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ में, डिटेल्ड प्रोजेक्ट के साथ में, एक तरीके से डीपीआर कहते हैं उसको हम, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसी दे जानी चाहिए, जिससे कि वो उसका परीक्षण कर सकें, उन्हें पर्याप्त समय मिल सके। यानी इसके लिए वो 31 अक्टूबर या दिसंबर का वेट नहीं करना होता है, ये नया व्यय ये समय रहते प्रेषित कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि उस पर वो चिंतन मनन कर सकें या उस पर बारे में निर्णय ले सकें कि वास्तव में इसका औचित्य है अथवा नहीं है। ठीक है, यही वो पॉइंट है। इसको प्रेषित किस में करेंगे? नए व्यय से संबंधित प्रस्ताव। आपने पिछली पंक्ति कहां तक लिखी थी? नए व्यय के प्रस्तावों का, हाँ, वित्त विभाग के स्तर पर विस्तृत एवं गहन परीक्षण करने के उपरांत, विस्तृत और गहन परीक्षण करने के उपरांत ही उनको बजट प्रस्तावों में सम्मिलित किया जाता है। उन्हें बजट प्रस्तावों में सम्मिलित किया जाता है। अब नए व्यय की कोई आपने डिमांड भेजी, तो उसको जब वो डिटेलली स्टडी कर नहीं लेंगे तब तक वो बजट का पार्ट नहीं बनाएंगे उसको। इसीलिए वो डीपीआर की बात की गई है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है,
उसको वित्त विभाग को ससमय भेजा जाना चाहिए, बात हमने बताई है, जिससे वो स्टडी कर सकें आगे। अब इसको भेजेंगे किस तरह? नए व्यय से संबंधित प्रस्ताव, जिसे हम SND कहते हैं, आप शॉर्ट में लिखिए SND, बजट मैनुअल के अध्याय 8 आप नए व्यय से संबंधित प्रस्ताव जो हिंदी में लिख रहे हैं उसको शॉर्ट में लिख लीजिए SND, तो ये वर्ड आप प्रयोग भी करते रहेंगे कम से कम। SND बजट मैनुअल के अध्याय 8 के संलग्नक A, बजट मैनुअल के अध्याय 8 ए, देखिए लिख भी दिया है मैंने सामने, बजट मैनुअल के अध्याय 8 के संलग्नक ए बी वाला ए इस प्रारूप पर भेजे जाने चाहिए। नए व्यय की आवश्यकता, उपयोगिता और औचित्य पूर्णतः स्पष्ट किया जाना चाहिए। नए व्यय की आवश्यकता, उपयोगिता, आवश्यकता कौमा उपयोगिता कौमा औचित्य को पूरी तरह स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसमें पूर्ण विराम के बाद इसमें लेखा शीर्षकवार आवर्ती रिकरिंग, आवर्ती मतलब जो बार बार होते हैं, आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय को, इसमें लेखा शीर्षकवार मतलब हेडवाइज, इंग्लिश में कहने का मतलब है हेडवाइज, लेखा शीर्षकवार आवर्ती एवं अनावर्ती व्ययों को अलग अलग दर्शाया जाना चाहिए। यानी नए व्यय की जब कोई डिमांड भेजी जाएगी तो उसमें दोनों प्रकार के एक्सपेंसेस होंगे, जो एक बार होंगे और जो बार बार होंगे, यानी आवर्ती और अनावर्ती प्रकार के। इनको सेपरेट अलग अलग आप मेंशन करेंगे किसमें कितना पैसा बार बार लगेगा, कौन सा एक बार में इसके एस्टेब्लिशमेंट पे सेवा को चालू करने तक लगाएगा। आवर्ती व्यय सॉरी, आपने पंक्ति लिख ली, आवर्ती अनावर्ती व्यय को अलग अलग दर्शाया जाना चाहिए। साथ ही इसमें जोड़ लेंगे या इसको आप अलग पॉइंट भी बना सकते हैं, साथ ही भौतिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। भौतिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। नोट हो गया आप लोगों का? देखिए ये खुद ही स्पष्ट है इसमें कि जो शेड्यूल ऑफ न्यू डिमांड्स होता है वो क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे, कि हम यूं ही किसी चीज की डिमांड ना कर दें, उसका एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भेजें, उसकी एक पूरी व्याख्या बना के भेजें कि कौन सी चीज जो हम डिमांड कर रहे हैं, सपोज एग्जांपल ये कोई ऑफिस ही बना रहे हैं, कोई उपक्रम लगा रहे हैं, तो वो क्यों लगाया जा रहा है, उद्देश्य क्या है, हाँ? या उसके बन जाने के बाद कौन से भौतिक लक्ष्य हमें प्राप्त होंगे, कौन से आउटपुट हमें प्राप्त होंगे, तो ये स्पष्ट होना चाहिए, उसकी लाभदेयता स्पष्ट होनी चाहिए, किन किन सेक्टर्स को लाभ मिलेगा, या उससे हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट गवर्नमेंट का पूरा होगा, या कौन सी योजना की क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। तो ये एक डिटेल्ड वे में भेजा जाना चाहिए। ये नई डिमांड्स का संग ही होता है, ओल्ड डिमांड्स का संग नहीं होता, इतना जस्टिफिकेशन वहां नहीं चाहिए। उनको आप अपने वित्त मंत्रालय या वित्त विभाग को थोड़ा समय बाद या एकदम डेड टाइम पे भेज देंगे, 11th एट द 11th आवर जिसे कहते हैं, एकदम आखिरी समय में भेजेंगे तो भी वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, लेकिन SND नहीं होंगी। न्यू डिमांड्स को वित्त विभाग को औचित्य परीक्षण करने के लिए पूरा समय चाहिए होता है, उसके बाद ही वो बजट प्रस्ताव में शामिल करेंगे, अन्यथा वो उसको छोड़ देंगे या इग्नोर कर देंगे, निक्षेपित कर देंगे।